बिजू का लड़ाई जीतता है। बेलिना के महल में प्रवेश करने के बाद डोरोथी और एविंग उसके मिशन की सफलता या असफलता की प्रतीक्षा में बैठ गए और नोम राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तथा प्रसन्न और संतुष्ट मनोदशा में कुछ देर तक अपने लंबे पाइप से धूम्रपान करता रहा। तभी सिंहासन के ऊपर लगी घंटी, जो जादू टूटने पर बजती थी, बजने लगी और राजा झुंझलाकर चौंक पड़ा और चिल्लाया, रॉकेटी रिकेट्स। जब घंटी दूसरी बार बजी तो राजा गुस्से से चिल्लाया, धुंधला और धधक रहा है। और तीसरी बार बजने पर वो क्रोध में चिल्लाया, हिप्पिकालोरिक, जो कि एक भयानक शब्द होगा क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है। इसके बाद घंटी बार बार बजती रही, लेकिन राजा अब इतना क्रोधित हो गया था कि वो एक शब्द भी नहीं बोल सका, बल्कि अपने सिंहासन से उछल कूद कर रहा था और पागल उन्माद में पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लगा, जिससे वह डोरोथी को जंपिंग जैक की याद दिला रहा था। लड़की घंटी की हर आवाज पर खुशी से भर जाती थी, क्योंकि यह इस तथ्य की घोषणा करती थी कि बेलिना ने एक और आभूषण को जीवित व्यक्ति में बदल दिया है। डोरोथी भी बेलिना की सफलता पर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि महल के कमरों में एकत्रित सभी वस्तुओं की हैरान करने वाली संख्या में से पीली मुर्गी कैसे सही अनुमान लगा सकती है। लेकिन जब उसने 10 की गिनती की और घंटी बजती रही, तो उसे पता चला कि न केवल ईव का शाही परिवार, बल्कि ओज़मा और उसके अनुयायी भी अपने प्राकृतिक रूप में वापस आ रहे थे, और वह इतनी खुश थी कि क्रोधित राजा की हरकतों ने उसे केवल हंसाया। शायद छोटा राजा पहले से ज्यादा क्रोधित नहीं हो सकता था, लेकिन लड़की की हंसी ने उसे लगभग पागल कर दिया और वह एक जंगली जानवर की तरह उस पर दहाड़ने लगा। फिर जब उसने पाया कि उसके सभी जादू दूर हो जाने वाले हैं और उसके सभी शिकार आज़ाद हो गए हैं, तो वह अचानक बालकनी पर खुलने वाले छोटे से दरवाजे की ओर भागा और तेज सीटी बजाकर अपने योद्धाओं को बुलाया। फौरन सेना बड़ी संख्या में सोने और चांदी के दरवाजों से बाहर निकली और घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए सिंहासन कक्ष में पहुंची, जिसका नेतृत्व एक सख्त चेहरे वाला नोम कर रहा था जो उनका कप्तान था। जब वे सिंहासन कक्ष में लगभग पहुंच गए तो उन्होंने नीचे बड़ी भूमिगत गुफा में कतारें बना ली और तब तक वहीं खड़े रहे जब तक उन्हें यह नहीं बताया गया कि आगे क्या करना है। जब योद्धाओं ने प्रवेश किया तो डोरोथी गुफा के एक ओर पीछे हट गई थी और अब वो छोटे राजकुमार एविंग का हाथ पकड़े खड़ी थी, जबकि महान शेर एक ओर और विशाल बाघ दूसरी ओर बैठा था। राजा ने अपने कप्तान से चिल्लाकर कहा, उस लड़की को पकड़ो। और योद्धाओं का एक समूह आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शेर और बाघ दोनों ने इतनी भयंकर रूप से गुर्राहट की और अपने मजबूत तीखे दांत इतने खतरनाक ढंग से दिखाए कि सैनिक डरकर पीछे हट गए। उनकी परवाह मत करो, नोम राजा चिल्लाया, वे उन स्थानों से आगे नहीं कूद सकते जहां वे अब खड़े हैं, लेकिन वे उन लोगों को काट सकते हैं जो लड़की को छूने का प्रयास करते हैं। कप्तान ने कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। मैं उन्हें फिर से मंत्रमुग्ध कर दूंगा ताकि वे अपना जबड़ा न खोल सकें। वह ऐसा करने के लिए सिंहासन से नीचे उतरा, लेकिन तभी सौहज उसके पीछे दौड़ा और अपने दोनों लकड़ी के पिछले पैरों से मोटे राजा को जोरदार लात मारी। ओह, हत्या, राजद्रोह, राजा चिल्लाया, जो अपने कई योद्धाओं से टकराया था और काफी घायल हो गया था। ये किसने किया? मैंने किया, सौहज ने क्रूरता से गुर्राते हुए कहा। तुम डोरोथी को अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से लात मारूंगा। हम इस बारे में देखेंगे, राजा ने उत्तर दिया, और तुरंत उसने अपना हाथ सौहज की ओर लहराया और एक जादुई शब्द बोला। आहा, उसने जारी रखा, अब हम तुम्हें चलते हुए देखते हैं, तुम लकड़ी के खच्चर। लेकिन जादू के बावजूद सौहज आगे बढ़ा और वह राजा की ओर इतनी तेजी से बढ़ा कि मोटा छोटा आदमी उसके रास्ते से हट नहीं सका। धप धप, लकड़ी की एड़ियां उसके गोल शरीर पर लगी और राजा हवा में उछलकर अपने कप्तान के सिर पर गिर पड़ा, जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया। अच्छा अच्छा, राजा ने उठते हुए और आश्चर्यचकित होकर कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरी जादुई बेल्ट काम क्यों नहीं कर रही है। ये प्राणी लकड़ी से बना है, कप्तान ने उत्तर दिया। आप जानते हैं, लकड़ी पर आपका जादू काम नहीं करेगा। आह, मैं तो भूल ही गया था, राजा ने कहा और लंगड़ाते हुए अपने सिंहासन की ओर बढ़ा।
ठीक है, लड़की को अकेला छोड़ दो, वैसे भी वह हमसे बच नहीं सकती। योद्धा, जो इन घटनाओं से काफी भ्रमित हो गए थे, अब पुनः अपनी पंक्तियां बना लीं और सहस कमरे में दौड़ता हुआ डोरोथी के पास पहुंचा और भूखे बाघ के पास अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तभी महल के दरवाजे खुल गए और ऐव और ओस के लोग सामने आ गए। वे योद्धाओं और उनके बीच बैठे क्रोधित नोम राजा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, आत्मसमर्पण करो, तुम मेरे कैदी हो, लंबे समय तक चलते रहो। बिल्ला ने बिजूका के कंधे से उत्तर दिया, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो मैं और मेरे दोस्त सुरक्षित निकल जाएंगे, और तुम हमेशा अपने वादे निभाते हो। मैंने कहा था कि तुम सुरक्षित रूप से महल छोड़ सकते हो, राजा ने जवाब दिया, और ऐसा ही हुआ, लेकिन तुम मेरे राज्य को नहीं छोड़ सकते। तुम मेरे कैदी हो और मैं तुम सबको अपनी भूमिगत काल कोठरी में फेंक दूंगा, जहां ज्वालामुखी की आग चमकती है और पिघला हुआ लावा हर दिशा में बहता है और हवा नीली लपटों से भी अधिक गर्म है। ठीक है, यही मेरा अंत होगा, बिजूका ने दुखी होकर कहा। एक छोटी सी आग, नीली या हरी, मुझे राख के ढेर में बदलने के लिए पर्याप्त है। राजा ने पूछा, क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे? बिलिना ने बिजूका के कान में कुछ फुसफुसाया जिससे वह मुस्कुराया और अपने हाथ जैकेट की जेब में डाल लिए। नहीं, ओज़मा ने राजा को साहपूर्वक उत्तर देते हुए कहा। फिर उसने अपनी सेना से कहा, आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों, और अपने शासक और अपने लिए मृत्यु तक लड़ो। माफ करना महामहिम ओज़मा, उसके एक सेनापति ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और मेरे साथी अधिकारी सभी हृदय रोग से पीड़ित हैं, और थोड़ी सी भी उत्तेजना हमें मार सकती है। अगर हम लड़ेंगे तो हम उत्तेजित हो सकते हैं। क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम इस गंभीर खतरे से बचें? ओज़मा ने कहा, सैनिकों को हृदय रोग नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि निजी सैनिकों को इस तरह से परेशान नहीं किया जाता है, एक अन्य जनरल ने अपनी मूंछों को सोच समझकर घुमाते हुए कहा। अगर आपकी इच्छा हो तो हम अपने निजी सैनिकों को उन योद्धाओं पर हमला करने का आदेश देंगे। ऐसा ही करो, ओज़मा ने उत्तर दिया। आगे बढ़ो, सभी जनरलों ने एक स्वर में चिल्लाया। आगे बढ़ो, कर्नलों ने चिल्लाया। आगे बढ़ो, मेजरों ने चिल्लाया। आगे बढ़ो, कप्तानों ने आदेश दिया, और यह सुनकर सैनिक ने अपना भाला उठाया और शत्रु पर क्रोधपूर्वक टूट पड़ा। नोम्स का कप्तान इस अचानक हमले से इतना हैरान था कि वह अपने योद्धाओं को लड़ने का आदेश देना भूल गया, जिससे पहली पंक्ति के 10 आदमी, जो निजी के भाले के सामने खड़े थे, खिलौने के सैनिकों की तरह गिर पड़े। हालांकि भाला उनके स्टील के कवच को भेद नहीं सका, इसलिए योद्धा फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए, और तब तक निजी ने उनमें से एक और पंक्ति को गिरा दिया था। तभी कप्तान ने अपनी कुल्हाड़ी इतनी जोर से मारी कि सैनिक का भाला टूटकर उसके हाथ से छूट गया और वह आगे लड़ने में असमर्थ हो गया। नोम राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था और अपने योद्धाओं के बीच से होते हुए अग्रिम पंक्ति में आ गया था, ताकि वह देख सके कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसका सामना ओज़मा और उसके दोस्तों से हुआ, बिजूका ने, मानो उस सैनिक की वीरता से उत्तेजित होकर, अपनी दाहिनी जैकेट की जेब से बिलिना का एक अंडा निकाला और उसे सीधे छोटे राजा के सिर पर फेंक दिया। ये सीधे उसकी बाईं आंख में लगा, जहां अंडा टूटकर बिखर गया, जैसा कि अंडे बिखरते हैं, और उसके चिपचिपे पदार्थ से उसका चेहरा, बाल और दाढ़ी ढक गए। बचाओ, बचाओ, राजा चिल्लाया और अंडे को हटाने के लिए अपनी उंगलियों से उसे नोचने लगा। एक अंडा, अपनी जान बचाकर भागो, नोम्स के कप्तान ने डरावनी आवाज में चिल्लाया। और वे कैसे भागे? योद्धा उस भयानक अंडे के घातक जहर से बचने के प्रयास में एक दूसरे पर लुढ़क गए, और जो लोग घुमावदार सीढ़ी से नीचे नहीं भाग सके, वे बालकनी से नीचे बड़ी गुफा में गिर गए और अपने नीचे खड़े लोगों को गिरा दिया। राजा अभी भी मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके सिंहासन कक्ष में से हर एक योद्धा निकल गया, और इससे पहले कि राजा अपनी बाईं आंख से अंडे को हटा पाता, बिजूका ने दूसरा अंडा उसकी दाहिनी आंख पर फेंक दिया, जहां वह टूट गया और वह पूरी तरह से अंधा हो गया। राजा भागने में असमर्थ था क्योंकि वह नहीं देख पा रहा था कि किस तरफ भागना है, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा और बुरी तरह डरकर चिल्लाया और चीखा।
जब ये सब हो रहा था, बेलिना उड़कर डोरोथी के पास आई और शेर की पीठ पर बैठकर मुर्गी ने उत्सुकता से लड़की से फुसफुसाते हुए कहा, उसकी बेल्ट ले आओ, नोम राजा की रत्नजड़ित बेल्ट ले आओ, ये पीछे से खुलती है, जल्दी करो डोरोथी, जल्दी करो।